बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और मेरी तरह आपकी टीम ने आपको तंग नहीं किया होगा। सुबह सुबह ना ये कभी कभी मेरी टीम को कुछ हो जाता है और ये मुझे इतना तंग करते हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, इलाज क्या है। फिर उसके लिए मेरे आसान तरीका ये होता है कि मैं चाय का कप पीती हूँ, एक गहरी सांस लेती हूँ और मैं ऑन एयर आ जाती हूँ। और आज भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन इसके साथ साथ वीकेंड पे जी मैं अभी यही बात करी थी कि चूँकि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाक फ़ौज की तरफ से जंगबंदी बरकरार रहेगी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर करेंगे, ऐसा भी DGISPR ने कहा है। उसकी जानिब जी आज दूसरी जानिब जो डिप्लोमेटिक साइट पे हमारी क्या चीज़ें हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस सारे पहलगाम वाक़े के बाद ये रहा है कि आप किसी भी न्यूट्रल शख्स को या कोई कमेटी है जो भी इस मामले में उसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कहें, अगर आपके पास कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबूत है तो भरपूर तावन के हवाले से भी पाकिस्तान ने हमेशा से यकीन दहानी कराई। और कल DGISPR ने जो बात भी की इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से, उसमें भी उन्होंने यही कोट किया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब चूँकि फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो हम अभी इस सारे इंटरव्यू को भी मैं चाहूँगी ज़रूर आप एक ओवरव्यू दें, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, और उसके बाद फिर हम डिप्लोमेटिक बेस पे बात करेंगे जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमें खासे एक्टिव नज़र आए थे और आएंगे भी आइंदा आने वाले दिनों में। जी, दोनों पहलू पर गुफ्तगू कर लेते हैं। एक तो जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, मैं आपके ही टेलीविज़न चैनल्स पर कोई 11 तारीख और 10 तारीख की रात को कह चुका हूं कि हमें ये डेलीगेशंस भेजने चाहिए। इंडिया ने पहल कर दी, उसके बाद दूसरे दिन हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि डेलीगेशन जा रहा है। आ जाते हैं पहले और उसके बाद फिर बिलावल पे आते हैं। आ जाते हैं पहले ये इंटरव्यू पर। देखें, ये इंटरव्यू मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत अच्छा शाखसाना और शाहकार है। मिलिट्री डिप्लोमेसी हर पूरी दुनिया के हर हिस्से में बहुत कारआमद तरीके से अगर की जाए, जिस तरह इस मरतबा हुई, तो वो बहुत फ़ाल होती है। और मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो बेसिकली मेन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा होती है। और मेन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो है वो दैट इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। जो आपने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, और ये बात मैं कर रहा हूँ 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, तो उसमें आपने देखा कि जो तकरीबन 15 के करीब पॉइंट्स थे वो सारे के सारे बड़े जचे तुले और आलमी इंटरनेशनल कानून के मयार पर पूरे उतरते हैं। इसी वजह से आपको ये देख लिया आपने, और मैं अपने इस आर्गूमेंट में सबूत के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी हल्के ने, चाहे वो मीडिया हो या कोई ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के चैनल हो या कोई मुल्क हो, किसी जगह पर भी ऐसा नहीं हुआ कि वो तनकीद हुई हो। उस बात पर कोई तनकीद नहीं हुई जो हमारी पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी। तो ये एक तो उसका हो गया। दूसरा ये है कि जो उसका तसलसल है, जैसा कि मैंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का है कि जो जुज़ियात हैं वो बेसिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गए। और जब वो हिस्सा बन गया है तो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो कि सबसेट है, वो जिस खूबसूरत अंदाज में पेश की DGISPR ने, वो बिल्कुल अक्कासी करता है तमाम चीज़ की। इसमें सबसे जो अहम बात है, और दोनों को मैं जोड़ देता हूं, कि पहली चीज़ मैच्योरिटी, जिस मैच्योरिटी के साथ ये पॉइंट्स पेश किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जिस कंपोजर के साथ ये पॉइंट पेश किए जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये पॉइंट पेश किए जा रहे हैं। इसी की ज़रूरत थी पाकिस्तान में। इससे पहले भी जो हम काम करते रहे हैं उसमें कुछ कम मायगी रहती थी। इस मरतबा हमारे अकाबरीन ने, हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत सर जोड़कर, बहुत जचे तुले अल्फाज में, बड़े मेच्योर अंदाज में जो बातें की हैं, दुनिया ने उसको न सिर्फ दुनिया ने उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया। सराहने के लिए तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सराहा है, दूसरों ने उस पर तनकीद नहीं की, वो भी मैं समझूंगा कि सराहने से कम नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप देखें, और
जी, अब आ जाते हैं बिलावल पे, फिर इस बात पे दोबारा आ जाएंगे। लेकिन जो ISPR की सबसे अहम बात है कि अगर दोबारा इस चीज़ को भड़काया, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर पानी रोका तो पानी हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है, हमारी मौत और ज़िंदगी का सवाल है। ये बात इसकी अक्कासी हो चुकी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसका मैं बार बार आपको हवाला दे रहा हूँ, 24 तारीख की, उसमें दिया हुआ है कि पानी अगर आपने बंद किया तो दैट वुड टेंटामाउंट टू वॉर। और अभी उसके बाद फिर वार हुई 4 दिन की, तो कन्वेंशनल वार पर हमने सबकत हासिल की अपने से बहुत बड़े तादाद में बड़े मुल्क की आर्मी से, जो तादाद में ज़्यादा है, हथियार में 600 कोई 36 के करीब उनके पास जहाज़ हैं, हमारे पास 300 के लगभग हमारे पास जहाज़ हैं, और हमने उससे उनका मुकाबला करके सिर्फ 6 गिराए हैं। पहले 5 हम समझ रहे थे, 6 गिराए हैं, जो कि कल बात हुई है, और अगर चाहते तो और भी गिराए जा सकते थे, लेकिन उसको एस्केलेट नहीं। और आपने देखें कि दुनिया ने देखा जिस तहम्मुल से गिराए कि जब तक उन्होंने पे लोड, यानी कि जब तक अपने बम रिलीज़ नहीं किए पाकिस्तानी टेरिटरी की तरफ, उस वक्त तक उनको निशाना नहीं बनाया गया। यही चीज़ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और कानून में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, दुनिया देखती है इसको। तो दूसरी जो अभी बात की कल के इंटरव्यू में, एक आखिरी बात करता चलूँ, बड़ी कलीदी बात की, उसके बाद बिलावल पे आता हूँ। तो वो कलीदी बात ये की है उन्होंने कि ये अगर उन्होंने, इंडिया ने पानी बंद किया या दोबारा अगर उन्होंने हम पर हमला किया, तो पानी के मामले में उन्होंने कहा कि जो हम जवाब देंगे वो दुनिया देखेगी और जनरेशन्स तक बात जाएगी। ये बड़ी एकदम जिसे कहा जाए कि फाइनल एज की बात कर दी है उन्होंने। आपको याद रहे कि दुनिया इस वक्त जो फिक्रमंद है, अब टेररिज्म को तो पसे पुष्ट डाल दिया है उन्होंने, अब बाकी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल के अब दुनिया कहती है कि कश्मीर की वजह से दुनिया जो है इस वक्त, जिसको अंग्रेज़ी में मैं यूँ कहूँगा कि द वर्ल्ड थिंक्स दैट there is a dagger, nuclear dagger on the neck of the humanity। ठीक है। यहाँ इस, और इसको दूसरे अल्फाज में आपके नाजरीन के लिए बयान कर दूं कि ये एक न्यूक्लियर ओवरहैंग में इंडिया भी बात कर रहा है, और पाकिस्तान की ये गुफ्तगू उसी बात का एक शाखसाना है। अब आ जाते हैं बिलावल को। बिलावल जब 21 साल की उम्र में थे, तो वो जब यूएई में मैं सफ़ीर था, उनकी पहली मीटिंग मैंने कराई यूके के वज़ीर ख़ारजा से, दूसरी मीटिंग उनकी कराई, वो आए अपने किसी और मामले में थे, क्योंकि बेनज़ीर के बेटे थे, प्रेसिडेंट उस वक्त उनके बेटे थे, तो उसलिए मैंने उनको ऑफ़र दी, यूके के वज़ीर ख़ारजा आए। उस वक्त जो मैंने 17 पॉइंट लिख के दिए बिलावल भुट्टो को, और जिस अंदाज़ में उन्होंने पेश किया, मैं आ जाता हूँ अभी तक शशि तहूर, उनको मैं बड़े करीब से जानता हूँ, मैंने यूएनओ में काम किया है, तो उसको बिलावल को मैंने देखा कि उसने बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी ज़िंदगी की पहली मीटिंग एक वज़ीर ख़ारजा से यूके की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा से, तो मुझे टैलेंट्स का पता पड़ गया। एक अच्छा इंतखाब है, आई मस्ट से कि बहुत अच्छा इंतखाब है बिलावल का, जो बिलावल में, और अगर मैं तकाबली जायज़ा ले लूँ, क्योंकि जब तक हम तकाबली जायज़ा नहीं लेंगे हम अपने मामलात को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया के शशि तहूर, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल मैच, बिलावल उसका मुकाबला कर सकता है एक लीडर के तौर पर, जो कि अपने डेलीगेशन को लीड करेगा। लेकिन शशि तहूर की जितनी डेप्थ है, जितनी नॉलेज है, जितनी ज़िंदगी उसने सर्व की है किताबें पढ़ने में, ज़ाहिर है उस उम्र के लिहाज से बिलावल की इतनी नहीं है। बिलावल के साथ होना क्या चाहिए, मैं जो करना चाहता हूँ बात, कि बिलावल के साथ कुछ थिंक टैंक के 1-2 आदमी पसे पर्दा उसको भेजें, ताकि बिलावल को उस शशि तहूर जैसे मैचिंग के आर्गूमेंट्स देने में आसानी हो। बोलने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है। तो इस बात को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। इस दफ़ा डेलीगेशन अच्छा इन्होंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि सियासी मामलात हैं, सियासतदान लेके जा रहे हैं, मां सिवाय 2 डिप्लोमेट के। मैं सोच रहा था कि उससे ऐसे बेहतर भी डिप्लोमेट्स थे जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में बोल सकते थे, अंग्रेज़ी के लिहाज से, अदायगी के लिहाज से। लेकिन चले, हुकूमत का फ़ैसला है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमें जो मीडिया, आप तो मीडिया में है ना, जो मीडिया के लोग इस चीज़ को समझते हैं, मैं उस पर बात करने लगूँ कि हमें ऐसी पर्सनैलिटीज़ को भेजना चाहिए, इतनी उनमें डायनामिज़म हो कि मीडिया अट्रैक्ट हो, पीछे भागे CNN और BBC। ऐसे अभी हमारे पास आदमी बहुत कम है जो पाकिस्तान में है, लेकिन उनका इंतखाब शायद अभी नहीं किया है, अगली दफ़ा शायद कर लेंगे। तो ये तो रही थोड़ी सी तनकीदी बात, और जो इम्प्रूवमेंट की तरफ
मेरा सवाल ले लीजिएगा डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने खुद भी अभी जी। बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी डेलीगेशन जा रहा है। अब हमने देखा है कि माजी के अंदर भी ये जो हम जिन डोजियर्स का जिक्र कर रहे हैं, जिन हम अपने केस के हवाले से जिसके स्ट्रांग होने का जिक्र कर रहे हैं, हम कर चुके हैं इसको प्रेजेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रांग इम्पैक्ट है या कोई ऐसी चीज़ें या ऐसा कोई प्रेशर कह लें, एक्सटर्नल प्रेशर मौजूद है कहीं ना कहीं कि ये सारे वाक़यात, ये सारे डोजियर्स प्रोवाइड करने के बावजूद इंडिया अपनी हठधर्मी पे कायम रहता है और ना सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्कि ओवरऑल खित्ते के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में भी वो कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत अहमियत के हामिल का नुक्ता उठाया है आपने अपने नाजरीन के लिए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाँ, डोजियर हमने 151 पेजेस का डोजियर आज से 5 साल 6 साल पहले भी दिया था, और उसके अलावा उसको तो छोड़ें, इंडिया की आप बात कर रही हैं हठधर्मी की, कोई तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्ट 15 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के हवाले से, और वो अभी तक इंडिया ने उस पर कोई अमलदारी नहीं की है। तो ये बात दुरुस्त है, ये 9 तारीख से पहले की बात है। इस महीने की 9 और 10 तारीख को जो हालात ने पलटा खाया है, जो दुनिया ने पाकिस्तान का रिजॉल्व देखा है, जो दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत और क़ुव्वत और रिजॉल्व और मेच्योरिटी देखी है, इसको कैपिटलाइज करने के लिए हमें आदमी चाहिए। इसको कैपिटलाइज करने के लिए पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, ऐसे ऐसे डायनामिक लोग हैं। छोड़ें सियासत को, उन लोगों का इंतखाब करें। और ये जो अब डोजियर बनाया है, जैसे पहले 151 सफ़ों का बनाया था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में दाखिल दफ्तर हो गया है, उस पर डस्ट पड़ रही है। तो अब जो ये डोजियर बनाया है, इसको प्रचार करने के लिए, इसको बताने के लिए ऐसी पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम में से लेके आएँ जो कि ऐसी डेलीगेशंस के साथ जाए, या एक और डेलीगेशन भेज दें, मज़ीद स्पेशल एनवाई भेज दें, कोई हर्ज नहीं है, ताकि वहाँ के पब्लिक डिप्लोमेसी में छा जाएँ वो लोग। और उसके बाद ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में हमारे सफ़ीरों को वो ज़्यादा एम्पावर कर दें, ज़्यादा इतलात दें, और ताकि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में और लीगल डिप्लोमेसी में हमारा सफ़ीर वहाँ है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी गए हैं, यंग आदमी हैं आसिफ इफ्तिखार, उसको मज़ीद एम्पावर करें, अटॉर्नी जनरल उसको फीड करे, उसको लॉ डिवीज़न फीड करे। ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन लॉ डिवीज़न और हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव में और हमारी लॉ डिवीज़न में, वो हमें बहुत दफ़ा उसका हमें नुकसान होता है। चलिए, ये तो तजवीज़ की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया की हठधर्मी। इंडिया 10 तारीख से पहले तक ज़ाहिर है छाया हुआ था, काफ़ी हद तक छाया हुआ था दुनिया पर, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि उसका झूठ पकड़ा गया, पहलगाम के हवाले से झूठ पकड़ा गया। हमने जो शुरू में ही ये बता दिया कि ट्रांसपेरेंट आप इंक्वायरी कर लें, थर्ड पार्टी से कर लें, जो कहा वो करके दिखलाया। हमने कह दिया कि हम अमन चाहते हैं, हमने कह दिया था कि अगर हमसे आपने हम पर हमला किया तो हम उससे ज़्यादा बड़ा हमला कर सकेंगे। वो समझते थे पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क नहीं है। तो अब क्योंकि हमारी बात ज़्यादा मानी जाएगी और क्योंकि हम अमन के दाई हैं और हम कह चुके हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, ये करके दिखला दिया। और आइंदा के लिए कल के जो किया है DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी यही बात, इसी बात का इरादा कर दिया। तो ये हमने दे दिया है कि जो भी पॉइंट्स हैं, और जाहिर है पाकिस्तान चाहता है कि इस वाक़े की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, और उसके लिए थर्ड पार्टी भी अगर वो चाहते हैं तो व्हाई नॉट। लेकिन इंडिया के पास अगर सबूत हो तो वो ये करें, बट वी होप कि ये डिप्लोमेटिक वेज जो हम इख्तियार कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट आए और इंडिया के जो एक्सपोज ऑलरेडी दुनिया के आगे हो चुका है वो मज़ीद एक्सपोज हो कि किस तरह से ये खित्ते के अमन के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हम स्पोर्ट्स रिलेटेड एक टॉपिक है जिस पे बात करने वाले हैं। आपको पता है जहां पर दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रही है, इनोवेशंस की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान में जो खेलों को, टेक्नोलॉजी को और डिजिटल मीडिया को आपस में जो ज़ाहिर है इंटरकनेक्टेड है, उसको जोड़कर एक नई डायमेंशन को मुतारिफ करवाने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, और जिन्होंने अपना जो IT का एक
मुस्तहकम करियर कह लें उसको खैराबाद कह के अपने शौक यानी स्पोर्ट्स को ऑप्ट किया और इन्होंने जी प्लेटफॉर्म था इनका स्पोर्ट्स फीवर 360 के नाम से और इन्होंने उसके थ्रू खेलों की नशरियात में जिद्दत लाए और आज वो TPT 360 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। IL T20 और दीगर बड़े इवेंट्स की बात की जाए इसके जदीद और मयारी ब्रॉडकास्ट को यकीनी भी बनाते हैं और सुहेब इरफान इनका नाम है, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सुहेब इरफान। अच्छा, ये जो हम जिस नई डायमेंशन या डाइवर्सिटी का जिक्र करें, मैं चाहूँगी थोड़ी सी हमारी पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये बताएं कि जो ब्रॉडकास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, आपने ज़ाहिर है मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स को भी इस बात पर किया है और क्या इसमें पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप है एंड हाउ इज़ इट गोइंग सो फार? If you look back from 2008 जब श्रीलंका अटैक हुए थे और पाकिस्तान से स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट एग्जिट कर गए थे, from 2008 to 2016-17 it took almost 9 to 10 years for sports to come back to Pakistan. Unfortunately उस टाइम पीरियड में हुआ ये कि ना सिर्फ स्पोर्ट्स पाकिस्तान से चले गए बल्कि वो लोग जो कि इस शोबे के साथ अपने कैरियर्स को जोड़ के चल रहे थे उन लोगों ने भी इसको ऑलमोस्ट खैराबाद कह दिया। सो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ वी स्ट्रगल्ड एज वेल बिकॉज ऑफ कोर्स HR की कमी थी, लोग अवेलेबल नहीं थे और काफ़ी सारे मसले मसाइल थे। वहाँ से हमने पिकअप करना शुरू किया और चलते चलते तकरीबन अब 7-8 साल हो गए हैं। अब अराउंड द ग्लोब हम लोग सर्विस कर रहे हैं और एज़ फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, पाकिस्तान के अंदर स्टिल बहुत ज़्यादा काम होने वाला है एज़ कम्पेयर टू द, अगर हम आउटसाइड पाकिस्तान देखें या ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्ल्ड को देखें तो हम लोगों के पास एक तो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास मेजर स्पोर्ट्स क्रिकेट ही है, इसके अलावा जो अदर दूसरे स्पोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सारे अपने अपने जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ कम क्रिएट होती हैं। ऑफ कोर्स जब अपॉर्चुनिटीज़ कम क्रिएट होती हैं तो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स द कंट्री भी कम ही होती है। लिमिटेड स्कोप होता है लोगों के लिए लर्न करने का, एक्सप्लोर करने का, उसको अपने करियर पाथ को लेके आगे जाने का। तो हमारी कोशिश है कि इस टाइम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान से में हम ट्रेन कर सकें, प्लस उसके अलावा या जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स को हम एलिवेट कर सकें डिजिटल का सहारा लेके, बिकॉज डिजिटल एक ऐसा मीडियम है जिस पे कॉस्ट काफ़ी कम है और रीच काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और आजकल अगर आप कोई भी स्पोर्ट को उठा लें अदर देन क्रिकेट तो उसको किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सस्टेन करने के लिए अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो TV पे अवेलेबल हो, चाहे वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। तो अब ऑनेस्टली पाकिस्तान में स्कोप तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ देखा जाए तो, बिकॉज वी हैड अ वैक्यूम पीरियड और अब उसके बाद से उसको हम आगे लेके चल रहे हैं, बट स्टिल बहुत कुछ करने वाला है और दुनिया में बहुत कुछ डिफरेंट हो रहा है। ठीक है। अच्छा सुहेब साहब, अभी आपने बात की कि ये स्कोप अभी देखा जाए तो स्टार्ट नहीं हुआ। आपकी जो आप अपने जिस प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जाहिर है ब्रॉडकास्टिंग को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड स्कोप है। वी ऑल नो कि 2-4 ऐसे ऑफिशियल या जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ फिर नए लोगों के लिए आना और एक हिरार्की के अंदर ख़ुद को जेल इन या फिट इन करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। ट्रेनिंग्स की आपने बात की कि आप नए आने वाले लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। ये जो एक स्पेसिफिक तबका है जो इस चीज़ की तरफ आ रहा है और दीगर स्पोर्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, या हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे या अपॉर्चुनिटीज़ लैक करी हैं, व्हाट्स द मेन इशू? देखिए, इनिशिएटिव्स की बहुत कमी है। इन ऑल ऑनेस्टी होता ये है कि अगर आप अदर देन क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स को देखें ना तो उनकी तरफ से इवेंट्स का इनिशिएटिव ही नहीं हो रहे, ठीक है ही नहीं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं। अब अगर आप बाकी स्पोर्ट्स को अपने आप को भी फ्लरिश करना है तो उनको अपने आप को कमर्शियल करना पड़ेगा। कमर्शलाइजेशन इन एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जब तक आप अपने किसी भी आप स्पोर्ट्स, चाहे वो वॉलीबॉल हो चाहे वो फुटबॉल हो, आप जब तक किसी स्पोर्ट को के साथ कमर्शियल
को लेके आगे नहीं चलेंगे, एक सीक्वेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तो पैसा नहीं आएगा। जब तक पैसा नहीं आएगा वो इवेंट्स ऑफ कोर्स टीवी पे आना, टीवी पे या डिजिटल पे आने को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो हम बाकी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लैक भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली इन लास्ट 5 ईयर्स अगर मैं किसी एक स्पोर्ट का नाम लेना चाहूँ अदर देन क्रिकेट, जिसने अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, वो है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल के आपको इवेंट्स अब डिजिटल पे भी नज़र आते हैं, टीवी पे भी नज़र आते हैं, साल में 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जो लोग वॉलीबॉल को पसंद करते हैं या वॉलीबॉल की ऑडियंस है, उनको अपना कंटेंट मिल रहा है कंज्यूम करने के लिए, और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं काम करने के लिए, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, चाहे वो इवेंट का शोबा हो, चाहे वो प्लेयर मैनेजमेंट हो। अगर आप वॉलीबॉल को देखें, अगेन मैं उसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें काम हुआ है पिछले 5-6 साल में, तो इस टाइम पाकिस्तान से कोई 5 या 7 प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल सतह पे डिफरेंट लीग के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को और खेल रहे हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजेस की तरफ से। तो विच इज़ दिस इज़ अ पाथवे विच ऑल स्पोर्ट्स नीड्स टू फॉलो। जब तक इवेंट्स नहीं होंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो नई टेक्नोलॉजीज़, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और उसको सिर्फ आप एक ही तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, वो है कमर्शलाइजेशन। और कमर्शलाइजेशन जब होगी जब आपके इवेंट्स प्रॉपर तरीके से क्रिएट होंगे, ना सिर्फ वो क्रिएट होंगे बल्कि अच्छे तरीके से मार्केट में सेल भी किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने IL T20 लीग का जिक्र किया, और जाहिर है इस तरह की बहुत सारी लीग्स हैं जो दुनिया भर में हो रही हैं, और इन लीग्स में भी जाहिर है ये क्रिकेट को हम इसलिए बात करें, और आपने वॉलीबॉल का जिक्र किया, बट इसके अलावा भी दीगर स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम कबड्डी कह लें, हॉकी कह लें, जो कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी रहे हैं कहीं ना कहीं। हम हॉकी या स्क्वॉश की भी इनफैक्ट बात करें, क्या उनकी जो डोमेस्टिक लेवल है या उनका इंटरनेशनल जो उनकी फेडरेशंस हैं, क्या वो इनिशिएटिव्स नहीं ले रही, या ओवरऑल स्ट्रक्चर में ही मसला है कि इनिशिएटिव्स का जो आप लैक कह रहे हैं कि लैक ऑफ इनिशिएटिव्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम है? देखिए, एक सबसे पहले तो फेडरेशंस की तरफ से लैकिंग है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, व्हाट इन माय हम्बल पर्सनल ओपिनियन सबसे बड़ा इशू होता ये है कि जब ये जितनी भी फेडरेशंस हैं ये मोस्टली ग्रांट्स या गवर्नमेंट की एड के ऊपर चल रही होती हैं। ठीक है, जब तक ये अपने आप को एज अ बॉडी लेके ये नहीं सोचेंगी कि हमने अपने आप को सेल्फ सस्टेन करना है, और सेल्फ सस्टेन करने के लिए हमने खुद अपने प्रोडक्ट को बेचना है, अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट करना है, मार्केट में जाना है, इवेंट्स को क्रिएट करना है, ना सिर्फ क्रिएट करना है बल्कि उनको अच्छे तरीके से सेल ऑफ भी करना है, ताकि प्लेयर्स का फ़ायदा हो, फेडरेशन फ्लरिश करे, और ये पूरे एक इकोसिस्टम है, ये पूरी वैल्यू एडेड चेन है। ठीक है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। देखिए, इंटरनेशनल इवेंट्स आपकी कंट्री में जब आएंगे दूसरे स्पोर्ट्स के, जब आपकी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ठीक होगा या आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा उन इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने का। जब आप अपने डोमेस्टिक इवेंट्स ही नहीं करा पा रहे तो इंटरनेशनल के, अभी आपको स्कॉश ने आपने स्कॉश की बात की, अभी 2-3 प्राइवेट बॉडीज ने मिलके पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन के साथ रिसेंटली एक बहुत अच्छा कराची में स्कॉश का इवेंट करवाया, विच वाज अवेलेबल ऑन टीवी एज वेल। सो अगेन आप इनिशिएटिव लें, उसको कमर्शियल की तरफ लेके जाएं, ब्रांड्स को इन्वॉल्व करें, प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, और जब ऑफ कोर्स फेडरेशन के पास कमर्शलाइजेशन के थ्रू पैसा आना शुरू होगा तो ये एक वैल्यू, ये पूरा चेन इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक को एडवांटेज देगा। ठीक है, अच्छा सोहेब साहब, आप थोड़ा सा हमें अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से बताएं कि आपने इस चीज़ के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन है या जिद्दत का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कैसे लेकर आए हैं ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, अभी आप लोग जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें, टेल अस अबाउट दैट एज वेल। अच्छा, देखिए, हमारा शुरू से ना बड़ा एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि वी वांटेड, जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में 4G और 3G की इमरजेंस थी, सो देयर वाज अ वैक्यूम अवेलेबल के लाइव स्ट्रीम के थ्रू हाउ वी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन स्पोर्ट एंड जनरल पब्लिक। सो द फर्स्ट थिंग वी वांटेड टू डू वाज टू क्रिएट सम सॉल्यूशंस इन अ वे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सब लोगों के लिए, चाहे वो छोटा स्पोर्ट्स है, कोई बड़ा स्पोर्ट है, कोई वो इवेंट्स हैं जो टीवी पे या लाइव स्ट्रीम पे नहीं आते। इमरजेंस ऑफ OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे पाकिस्तान में अब लॉन्च हो गए हैं पिछले 3-4 साल में। ठीक है,
इसके अलावा यूट्यूब अवेलेबल है, फेसबुक लाइव स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, ओपन फॉर ऑल है, ठीक है, वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं। सो वी वांटेड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स को किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटा सेटअप हो चाहे वो बड़ा सेटअप हो, उसके थ्रू हम लोगों के सामने लाना शुरू करें। टेप बॉल इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। वी स्टार्टेड डूइंग टेप बॉल कवरेज विद लाइव स्ट्रीमिंग इन 2018 2019 बिफोर कोविड। उसके बाद कोविड आया, गैप आ गया। अब आप देखें, आपको हर 2-3 महीने बाद किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई टेप बॉल कराता हुआ नज़र आ रहा है। सो माई ऑब्जेक्टिव वाज नेवर कि जी ये काम सिर्फ हम करें। माई ऑब्जेक्टिव वाज कि एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट हो जाए जिसमें लोगों को ये पता हो कि यार अगर हम इवेंट करवा रहे हैं, चाहे वो रेसलिंग है, चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे वो कबड्डी है, उस इवेंट की हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये इवेंट हर सूरत में पब्लिक पे नज़र आए, ये और जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। जब तक अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट नहीं होगी तो वो स्पोर्ट कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकते। तो हमारा शुरू से इंटेंट ये था कि हम ना सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग को या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग को इन्हांस करें, लोगों के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करें कि लोग अपना कैरियर डेवलप कर सकें, बल्कि ऑन द अदर साइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाज कि हम स्पोर्ट्स, जो पाकिस्तान में दूसरे स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती या अनफॉर्चुनेटली जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो स्पोर्ट्स किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने आना शुरू हुआ। अब आप देखें, आपको टेप बॉल नज़र आएगी सोशल मीडिया पे, आपको कबड्डी नज़र आएगी, आपको वॉलीबॉल नज़र आएगी, अब स्क्वॉश के इवेंट्स हो रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में रुझान इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच सोहेब इरफान, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोहेब इरफान मौजूद थे जी, ब्रॉडकास्टिंग को लेकर अपना जो विजन है और अपनी जो फॉरम है उसके हवाले से हमें बता रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज जितनी हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली है, टेक्नोलॉजी हमारा साथ ही नहीं दे रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि अवैस को मेरी आवाज़ आ रही है। अवैस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अवैस, मेरा पहला सवाल क्विकली, जो कि मैंने पहले ब्रेक से पहले कुछ बातें की है रिज्यूम होने वाली सेरेमनी के हवाले से, और अब चूंकि 4 टीम्स आ चुकी हैं प्लेऑफ्स में, ओवरऑल एक हमें इस जो रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर मैचेस हो रहे हैं इसके हवाले से बताएं। देखिए, एक तो आपको याद हो, सबसे पहले तो मुबारकबाद है पाकिस्तानी अवाम को, और जिस तरीके से एक जोश और जज्बा आपको नजर आया कल पाकिस्तानी अवाम का स्टेडियम्स के अंदर। परसों की अगर मैं बात करूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, कल एयर चीफ मौजूद थे, वो एक पेट्रोटिज्म और जो एक जज्बा था अवाम का। मैं ग्राउंड के बाहर की सूरत हाल की बात बताऊं तो इतना ज़्यादा रश था कल स्टेडियम के अंदर कि बहुत से लोगों ने मैच देखे बगैर बेचारे वापस जा गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था स्टेडियम में। बहुत लंबी लाइनें भी लगी हुई थी कल। फिर एक जोश शो आपको ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स की साथ साथ जो अवाम का आपको नजर आ रहा था कल, वो नजर भी आया आपका, जिसको इंडिया कहता था कि स्टेडियम को हमने तबाह कर दिया। आज आपके सामने कल पिक्चर्स थी, 2 दिन अपना आप देखते रहे वहाँ पर मैचेस, जिस तरीके से क्राउड था, फिर एंटरटेनमेंट बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर आपको नजर आई, फिर मैचेस बड़े कांटेदार नजर आपको आए। ज़रूर पेशावर ज़ल्मी वालों का दिल टूटा होगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ज़्यादा आपको पता है इन्फ्लुएंशियल और फैन फॉलोइंग टीम है पेशावर ज़ल्मी। लेकिन जो परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी की रही है, जितना बड़ा डग आउट बाहर बैठा हुआ है, इंजमाम भाई हैं, मुश्ताक अहमद हैं, उसके अलावा वसीम अपना बैठे हुए हैं, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूँगा कि वो शायद पूरा का पूरा मोमेंटम ग्राउंड पे आप नहीं लेके आ सके। टीम कॉम्बिनेशन का मसला आपको नजर आया, इनिशियली आपकी बॉलिंग यूनिट परफॉर्म नहीं कर रही थी। बहुत से मैचेस में आपने देखा होगा 200 के करीब उन्होंने स्कोर खाया। उसके अलावा बाबर आजम की कप्तानी पे, चाहे बाबर आजम की आखिरी 1-2 इनिंग्स बड़ी अच्छी लगी है जो उन्होंने फायर पावर स्कोर किया था, एज सच आपको पता है पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई। तो बहुत से मामला पेशावर ज़ल्मी में इस दफ़ा लूप होल नज़र आए, लेकिन एक बात है, फिर मैं कह रहा हूँ कि 6-0 फिर मैं कहूँगा कि 6 की नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब आप हमें बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। मेरी तो आपने सबको बता दी हुई है बार बार, लाहौर कलंदर्स, लेकिन अब आप अपनी टीम बताएं कि आप किसको सपोर्ट करें, और अब इस प्लेऑफ्स में हमें जो मैचेस देखने को मिलेंगे वो कैसे होने वाले हैं। सारे के सारे ज्यादातर आप जो फॉरेन प्लेयर्स की बात करें, वो टीम को ज्वाइन करके क्या करते हैं, प्लेयर्स ने बैकआउट किया अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से।
सेम अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देखें, जरूर मैं कहता हूँ थोड़ा सा उनका जो एक विनिंग स्ट्रीक जो चल रही है उनकी उसमें एक ब्रेक आया, लेकिन पिछले मैच में भी जो दोपहर को खेला जाता है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ आप देखें, नाफे ने बड़े जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। उसके अलावा हसन नवाज की आप बात करें, बड़ा कांटेदार मुकाबला था। वो प्लेयर है जिसने 2 मैचेस बड़े आखिरी ओवर के अंदर जाके जितवाए, तो एक सेटिंग स्क्वाड आपको नजर आता है। कराची का आपको याद हो, इससे पहले भी कराची लाहौर की तो राइवलरी बहुत बड़ी है, लेकिन कराची ऑन द पेपर आपको बहुत बड़ी टीम नजर आती थी, लेकिन जब ग्राउंड की बात करें तो हमेशा कहते हैं ना कराची झाड़ेगा नजर नहीं आता था। लेकिन इस दफा टोटल डिफरेंट स्पार्क आपको नजर आ रहा है। डेविड वॉर्नर कप्तानी कर रहे हैं, एग्रेसिव कप्तान ऑस्ट्रेलियन है। उनका सबसे अच्छा जो ट्वीट था, तो याद है एक बंदे ने ट्वीट किया थे, आप वापस आए थे, उनका डेफिनेटली मैं वापस आऊंगा कराची टीम को पिशावर अपना पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो बड़ा एक वो मोटिवेशन बना कहता हूँ कराची फैंस के लिए, और दूसरे तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग यूनिट की बात करें, उनकी बैटिंग की बात कर रहे हैं, सेम विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो लेकिन मुझे इस दफा फेवरेट क्वेटा ग्लैडिएटर्स जरूर लग रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर जितने भी PSL के मैचेस हैं आप उसमें देखें, जो सीजन जो थे क्वेटा का कहीं ना कहीं विनिंग स्ट्रीक जाके टूटता था, क्योंकि ज्यादा लड़के आपको पता है नेशनल ड्यूटी के लिए जाते थे। जब विनिंग स्ट्रीक आपका टूटता है तो ऑब्वियसली आप टूर्नामेंट नहीं जीतते। और अच्छी बात यह कि आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म कर रहा है। हमेशा याद रखें, जब भी आपने टूर्नामेंट जीतना है तो आपका लोकल टैलेंट और खास करके आपकी जो पेस बैटरी है बड़ी मैटर करती है। पेस बैटरी आपकी परफॉर्म कर रही है, ये प्लस पॉइंट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए आपको ज्यादा नजर आता है। ठीक है। अच्छा, वैसे भी आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिक्र किया, काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पर आए हुए हैं, और जाहिर है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम इसको अपने इवेंट को रिज्यूम करेंगे, डू यू थिंक कि जिन टीम्स के अंदर अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स का थोड़ा नहीं आ पाए हैं या कुछ उनमें से मिसिंग है, कोई इम्पैक्ट आएगा? ऑब्वियसली आता है, मतलब जब आप जैसे मुल्तान सुल्तान की बात करें, ऑब्वियसली काफी मैच था, ज्यादा लोकल टैलेंट को ही अपना प्रेफर आप करते हो, लेकिन आप कोशिश करते हो ना हायर में आप उसको करें। आपके सामने अगर आप लाहौर के अंदर कल मैच की बात करें, ठीक है पिशावर से आप जरूर जीते, लेकिन जब बैटिंग यूनिट की आप बात करते हैं, अदर देन आप फखर जमान की बात कर लें या नईम की बात कर लें, तो आपको ऐसा कोई फायर पावर मिड ऑर्डर में नजर नहीं आ रही थी। सिकंदर रजा भी वो जल्दी ऑर्डर से मिचेल का जो फैक्टर था वो बड़ा रोल प्ले कर रहा था, और इन बड़े कांटेदार मुकाबलों के अंदर मिचेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब एक विनिंग स्ट्रीक आपकी लगी होती है, बीच में गैप आ जाता है, फिर जो प्लेयर आपका एक कॉम्बिनेशन करना होता है, जब वो टूटता है तो फिर आपको वो आगे जाके कहीं ना कहीं तंग करती है। वो नजर भी कल आपको बैटिंग ऑर्डर में कि मोमेंटम आप कैरी नहीं कर सके लाहौर के अंदर वाले। तो ये बहुत सी टीमों के साथ मसला आ रहा है। आपको पता है पिशावर के साथ भी यही मसला था, पिशावर का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, लाहौर में साकिब हसन आ चुके हुए हैं, तो सालिस परेरा जिनके पास मौजूद है, स्पॉट बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना कि किसी ने कहा था इसके अंदर टीम को डेवलप करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। वेरेस क्वेटा की बात कर लें, आप स्टार यूनाइटेड की चलिए आप बात करें, तो आपके पास आपको मतलब वेंडूसन वापस आ गए हैं, एलेक्स टेल्स जो उनके परमानेंट खिलाड़ी है वो वापस आए, लेकिन फिर वही बात होती है कॉम्बिनेशन को बनाना इतने कम टाइम में मुश्किल होता है, कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। तो एक अच्छी चीज है कि एटलीस्ट आपके पास टॉप इस वक्त 4 टीम्स मौजूद है, लेकिन पिशावर गर्मी के फैंस के लिए मैं कहता हूँ पहली दफा होगा कि पिशावर प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर ही थोड़ा सा मसला आता है कि कोचेस की बात करो, मैनेजमेंट की बात करो, उनकी कितनी ज्यादा अथॉरिटी होती है किसी फ्रेंचाइज के अंदर। कहीं ना कहीं आपको पता है ऑनर के मामला आती है बीच में, ऑब्वियसली फिर एक ऑनर होता है, वो कहता है कि पैसे वसूल क्योंकि आपने पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखा होता है। आप कहीं ना कहीं जो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर है, बड़े पेसेस है, उनको ज्यादा खिलाते हैं कंपेयर टू यंग पेसेस की बात करो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ एक अच्छी चीज है क्वेटा, यहाँ से कराची की आप बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कि तीनों ऐसी टीमें जिन्होंने अपने लोकल टैलेंट के ऊपर मैचेस जीते हैं, ये ज्यादा प्लस पॉइंट इसलिए आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैसे लाहौर की भी बात आप करें, लोकल टैलेंट इनका परफॉर्म किया और अच्छे टाइप से परफॉर्म किया है। मैच कांटेदार होंगे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ क्वेटा बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा, उनका आसान ही होगा क्वेटा को इस दफा शिकस्त देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अवैस, अब आप मुझे ये बताएं कि जाहिर है इन मैचेस को जहां आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू दिया है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका भी रोल है, और जाहिर है जो अपना लोकल प्लेयर्स हैं या लोकल टैलेंट है उनको जिस तरह से फ्रेंचाइजीज यूटिलाइज करी हैं क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से। रावलपिंडी स्टेडियम का आपने जिक्र किया, जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी कि क्राउड का टर्न आउट अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट था, और हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है कि पीपल आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड और वट एवर द रीजंस वर, लोग उस तरह से नहीं आ रहे थे। अब जो एक मोमेंटम क्राउड वाइज भी बिल्ड हुआ है, आगे आइंदा वाले मैचेस में हम ये एक्सपेक्ट करें कि पब्लिक भी उसी तरह से रिस्पॉन्स देगी? अगर आप पूरी PSL की बात करें, मुझे पता है कुछ मामला भी थे, कुछ चीजें बीच में नेगेटिविटी भी आपको पता है बीच में चल रही थी सोशल मीडिया पे, तो क्राउड ऐसा आपके पास नजर नहीं आता था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अब जो मामला हुआ उसके बाद आप देखते हैं तो क्राउड के अंदर मैंने कहा ना कि हम
मैं भी पूरे टीम के साथ मौजूद हूँ, क्राउड की एनर्जी डिफरेंट लेवल पे। आप क्राउड को देख लें, प्लेयर्स को देख लें, उनकी एनर्जी बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है। जिस तरीके से फिर कहता हूँ कि पिंडी ने अपना हक अदा किया, जिस तरीके से कल पिंडी की अगर आप बात करें तो क्राउड था, फिर उसके बाद जो आतिशबाजी की गई, फिर चीफ यहाँ पर आए हुए थे, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को गया। आप स्टेडियम आपको याद हो तबाह कर चुके हो इंडिया परफॉर्मेंस कि हमने स्टेडियम तबाह कर दिया, और यहाँ पर आपके सामने भी क्राउड भी पीछे था। लाहौर की बारी है, लाहौर में भी उम्मीद है कि बहुत तगड़ा क्राउड आपको पाकिस्तान का नजर आएगा, हल्का क्राउड नजर नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी सी चीज है, यहाँ पर आप पीएसएल की बात करते देखें, अच्छी बात है 10वां एडिशन है, पॉजिटिविटी होती है, लोग बात करते हैं, लेकिन वहीं पर थोड़ी सी कहते हैं कि फ्रेंचाइजर्स को भी किस तरह से 10 साल हो चुके हैं, रिवाइवल ऑफ दी ईयर, आपको पता रिवाइव होंगे फ्रेंचाइजर्स, कहीं ना कहीं अब आपको इन छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा। चाहे फैन जोन की आप बात कर लें, अनफॉर्चुनेटली फैन मीटर का सच होता नहीं हमारी फ्रेंचाइज के अंदर, आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि फ्रेंचाइज और जो जनरल पब्लिक है उसके जो सिटी के नाम से उसके ज्यादा तरीके बढ़े, तो आपको करना पड़ता है। उसके अलावा आप फ्रेंचाइज स्टोर की बात कर लें, यहाँ पर सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जितनी भी आप वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर फ्रेंचाइज काउंट्रीज देखें तो वो ज्यादातर ये कोशिश करती है कि अपने शहर के अंदर सपोज अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स है, वहाँ पर उनका पूरा मर्चेंडाइज का एक स्टोर होता है जहाँ से लोग कोई चीज जाके ले सकते हैं, पैंट बैग्स वगैरह ले सकते हैं, वो चीजें नहीं है। तो इस पर मैं कहता हूँ कि स्लो एंड स्टडी आपको अब आना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा स्टेडियम को एक्सपैंड कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेडियम के अंदर मैचेज आपके होने वाले हैं, लेकिन अगर सपोज इस्लामाबाद का पिंडी होम ग्राउंड है तो क्या ही बात होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी स्टेडियम के अंदर से सजाए कि हमारा होम ग्राउंड है। सेम एज लाहौर की बात करो, लाहौर के अंदर उसको अपनाए कि यार हमारा ठीक है, चीजें थोड़ी सी मैं कहता हूँ थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेंगी ताकि क्राउड का इंटरेस्ट मजीद हो। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया। हमें दो के इस कनेक्शन ने खासा तंग किया, बट स्टिल जी थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे जी, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और किचन के अंदर मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शेफ मुबीन सलीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके किचन से। क्या बन रहा है आज? जी आज हम दम कबाब मसाला बना रहे हैं। वाह वाह, ठीक है, और हम बना रहे हैं अफ्रीकन रेसिपी है, बड़ी फेमस चिकन एस्पिडाडा। चिकन एस्पिडाडा जी, ओके। ये पेरी पेरी जो है उसकी जो इन्वेंशन है वो इसी से हुई है, एस्पिडाडा से। ओके लवली। तो अभी रेसिपी भी हमें बताएं, क्या जी क्या मैं चीजें आपको रिक्वायर्ड है? बताता हूँ। सबसे पहले दम कबाब की रेसिपी, इसमें हमें बहुत ही सिंपल कबाब बनाए हैं विदाउट फैट। ओके, चिकन कबाब थे, इसमें हमने प्याज डाला है, उसके बाद हमने इसमें ग्रीन चिली चॉप करके डाली है और जिंजर चॉप करके डाला है, हमने इसमें कोरिएंडर चॉप करके डाला है, और उसके बाद स्पाइसेस में हमारे पास सॉल्ट था और हमारे पास जो है क्या कहते हैं टर्मरिक थी। ठीक है, उसके बाद क्यूमिन सीड्स थे हमारे पास। ठीक है, और ड्राई कोरिएंडर था। ठीक है। अभी ये जरा कबाब के ऊपर से ढक्कन भी उठाएं ताकि कैमरे में जरा इसकी शक्ल हमें नजर आए। और ये कैसा लग रहा है? जी ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास कबाब है। ओके। और ये हमने बनाया 4 इंचेस 3.5 इंचेस। ओके, और इसको आप इसकी ग्रेवी किस चीज की बना रहे हैं? ये हमने ग्रेवी बनाई है प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक और कोरिएंडर की, इसे ब्लेंड करके। जी ये हमारी पाकिस्तानी रेड ग्रेवी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो घरों में बनती है जी मसालों। बिल्कुल। ओके, एक वाइट ग्रेवी होती है, एक रेड होती है, ये रेड ग्रेवी है रेड हमारी। ग्रेवी। जी। और इसके अंदर अब कबाब कितनी देर होंगे? इसके अंदर कबाब तकरीबन 6 to 7 मिनट कुक होंगे। पहले हम उसको शैलो फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई ठीक है। करने के बाद उसको हम इन कुक करेंगे इसके ओके। अंदर, जी पैन के अंदर। ठीक और हो थोड़ा गया। सा इसे दम देंगे क्योंकि इसका नाम ही दम कबाब मसाला है। ठीक वो है। फ्रेगनेंस इसकी ग्रेवी के साथ जो है मिक्सअप होके निकलेगी। क्या बात है, बेहतरीन। अब हमें चिकन एस्पिडाडा की रेसिपी भी जी बता दें। चिकन एस्पिडाडा की रेसिपी में हमने डार्क सोया लिया है ओके, और एक बहुत ही वाइल्ड रेयर सा इसके अंदर फ्लेवर डालने के लिए हमने जिंजर ऐड किया है, जो कि जापानीज में और इसमें अफ्रीकन में यूज होता है तरियाकी की तरह। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी हॉट सॉस ली है। स्पाइसेस में हमारे पास क्रश चिली है और उसके बाद हमारे पास हब में थाइम है थोड़ा सा, और हमने इसमें पार्सले चॉप हमारे पास नहीं था, इसकी वजह से हम कोरिएंडर डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, और हमने इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड किया और थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट और पेपर ऐड किया है। ओके। और अभी आप इसको कुक अब करेंगे? नहीं, अब हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं ठीक है, चिकन बोटी को। ओके। ये हमारे पास थाई था, थाई का बोनलेस, थाई में ही बनता है एस्पिडाडा, हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं। ओके। जी, और मैरिनेशन के बाद अब ये कुक कैसे होगा? मैरिनेशन के बाद हम इसको बैम्बू स्कीवर में लगाएंगे
बैम्बू स्क्यूअर में लगाने के बाद हम इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और हम इसे पैन टोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पैन सेट करेंगे इसलिए कि हमें पैन सेट का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। ओके। और अगर किसी को शैलो फ्राई चाहिए तो वो शैलो फ्राई भी कर सकता है, रोस्टरी चाहिए तो रोस्टरी भी कर सकता है। बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन योर जी चॉइस। जी, कोई भी आप इसको ड्राई हीट में ले जाएं, ठीक है, इसके बाद आप शैलो हीट में ले जाएं, इसको इसमें फ्राइंग में ले जाएं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसकी ये स्पेशलिटी से किसी भी तरीके से आप किसी भी एंगल से कर सकते बेहतरीन। हैं। चलें, आपकी अभी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो भी हम दिखाएंगे। मीनवाइल हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नताशा रहमान आज हमें बता रही हैं, वैसे आपको पता है अमूमन पुराने घरों में चिकों का कॉन्सेप्ट जो लकड़ी से बनी होती थी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन विद टाइम ये ट्रेंड जो है रिवाइव भी हुआ है और अब लोग अपने घरों में एज ए डेकोरेशन चिकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये कैसे बनती हैं, क्या लोगों का इंटरेस्ट है, इस हवाले से नताशा रहमान हमें बता रही है। एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, गर्मी शदीद है तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि पर्दों की बजाय खिड़कियों के लिए क्यों ना इस दफ़ा चिक ख़रीदी जाए। फिर मेरे जहन में ये भी आया कि मैं अपने घर के लिए तो चिक ख़रीदने जा रही हूँ, क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए कि ये चिकें कहाँ से मिलती हैं, कितने वक्त में बन जाती हैं और कितने पैसे लगते हैं इसको बनाते हुए, और क्या ये पर्दों से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं या पर्दों से कम कीमत में हमें मिल जाती हैं, और लाहौर में ये चिकें आपको कहाँ से दस्तयाब होंगी। आज ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, घरों में खिड़कियों पर इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ जो दीदा ज़ेब चिकें होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और घर की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। तो अभी मैं लाहौर के जो लक्ष्मी बाज़ार है वहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर चिकों की एक पूरी मार्केट है जिन पर मुख्तलिफ डिज़ाइंस भी चिकों पर किए जाते हैं, धागे का काम किया जाता है और उनके ऊपर शीशे भी लगाए जाते हैं। छोटे छोटे जो लकड़ी के तिनके होते हैं उनके साथ इन चिकों को बनाया जाता है। तो दुकानदार, कारीगर यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा पैन करिएगा, दिखाएं कि कैसे ये काम किया जा रहा है। तो दुकानदार से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या बना रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या बनाया जा रहा है? ये हम पखियाँ बना रहे हैं गर्मियों के लिए, खूबसूरत पखियाँ बना रहे हैं ये। अच्छा सर, ये किन से बनाई जाती हैं और जो चिकें आप बनाते हैं उनका भी हमें थोड़ा बता दें कि आप खुद बनाते हैं या फिर बनी बनाई आप लेके आते हैं? ये चिकें हम बनी बनाई लेते हैं, ठीक है ना, वो रूल फिर कटिंग होती है, ठीक है ना, फिर ये दूर दूर बहुत जाती हैं पखियाँ, जिनको दुल्हन की तरह सजाया जाता है, शीशे मोती वगैरह लगाए जाते हैं, बहुत बहुत दूर लेके जाते हैं। तो ये जो आप हाथ का पंखा बना रहे हैं नाज़रीन, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में ये पंखे बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लाइट वेट भी हैं। तो सर ये कितने में सेल करते हैं? ये एक पंखा तकरीबन 150 का सेल होता है जी। ओके, 150 में सेल होता है। यहाँ पर चूँकि पूरी मार्केट है, खूबसूरत सा पंखा जिससे मैं हवा ले रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। काम करते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैंने अभी गिर जाना है, इस कदर गर्मी ज़्यादा है। लेकिन ये बिल्कुल लाइट वेट पंखा है जिसको लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों के साथ बनाया गया है, धागे का इस्तेमाल किया गया है और मुख्तलिफ जो डिज़ाइंस है वो भी बनाए जाते हैं। कुछ कस्टमर यहाँ पर हमें दुकान में बैठे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस चीज़ का वेट किया जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। हमने ये ऑर्डर दिया हुआ है, 200 पक्के का ऑर्डर दिया हुआ है। हम पक्के लेने आए हैं, वो कहता है 2-3 घंटे ठहर जाओ, उसकी बात है, हम वेट कर रहे हैं उसका। अच्छा सर, वेट कर रहे हैं। कभी घर में चिक लगाई हो आपने? हाँ जी, हमारे हर घर कमरे में चिक है, इधर से तैयार कराते हैं हम। अच्छा, यहाँ से तैयार की जाती है। तो बच्चों ने कभी पूछा नहीं कि बाबा पर्दे लगा लेते हैं, अब तो बहुत खूबसूरत पर्दे भी आ गए हुए हैं। पर्दे में हवा नहीं आती, इसमें हवा आती है। पर्दे में हवा नहीं आती, इसमें हवा क्रॉसिंग हो जाती है हवा। हाँ जी, ये ठंडी है। ठीक है। सर आप मुझे बताइएगा कि आप क्या लेने आए हुए हैं? आप चिक खरीदने के लिए आए हैं? मैंने इनको ये चिक का ऑर्डर दिया था। ये चिक जो बाहर दरवाजे पे लगी हुई है, ये मेरा ऑर्डर है। मैं इस चिक के मतलब आपको बताना चाहता हूँ ये कब से और कितने अरसे से ये बना रहे। मेरी मालूमात के मुताबिक जब पाकिस्तान बना था ये 70 साल से ऊपर हो गए। ये घर की चिक भी बना रहे हैं, बांस की चिक भी बना रहे हैं, काने वाले भी बना रहे हैं, डिज़ाइन भी बना रहे हैं।
ये पंखे भी बना रहे हैं। सर अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने बड़े साइज़ की चिक बनवाई है या फिर छोटे साइज़ की, और कितने में आपको मिली है? ये जी 2500 रुपये की ये चिक बनी है। आपने जो बाहर देखी है लगी हुई है, ये हाथ का काम है, बहुत ही खूबसूरती से बनी है। ये पूरे दिन में एक ही चिक बनती है। आप इसको देख लें, इसमें कपड़ा भी लगा हुआ है, इसमें रिबन भी लगा हुआ है, इसमें खूबसूरती इसकी पूरी मुकम्मल की हुई। कोई ना घर को और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बना देती है। हाँ जी जी जी। आप नाज़रीन, अभी मैं चिक की दुकान के अंदर ही मौजूद हूँ। कस्टमर से हमारी बात हो गई है, उन्होंने भी कहा है कि ये जो चिकें हैं घर की खूबसूरती को ज़्यादा कर देती हैं। तो ये मैं आपको थोड़े से जो लकड़ी के तिनके हैं वो दिखा देती हूँ। छोटे छोटे हैं, ये बिल्कुल बारीक हैं, जो कि चिक तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर उसके बाद इनके नीचे कपड़ा भी लगाया जाता है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कपड़ा लगते हुए, बल्कि हम आपको दिखाएंगे भी कि इस चिक की जो कटिंग होती है, फिर एक चिक कैसे तैयार की जाती है और कितना टाइम लगता है, वो कारीगर से ही हम बात करते हैं और आपको भी बताते हैं। तो आइए हमारे साथ। अभी मेरे साथ चिक बनाने वाले कारीगर मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि कितने में तैयार हो जाती है, कितना वक्त दरकार होता है। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि एक चिक कितने में तैयार हो जाती है, और सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना वक्त लगता है? एक चिक बनाने में तकरीबन 1 या 2 दिन लग जाते हैं। कस्टमर अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बता देता है, किस तरह का डिज़ाइन बना दें। ये घर की खूबसूरती के लिए बना देते हैं। 1 से 2 रोज़ में बन जाती है। 1 से 2 रोज़ में बन जाती है। तो क्या साइज़ होता है? कस्टमर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ बताते हैं? हाँ, हर किसी का साइज़ विंडो का, दरवाजे का अलग अलग होता है। जो साइज़ बताते हैं उसी साइज़ के मुताबिक फैंसी चिक बना देते हैं। वो घर की खूबसूरती के लिए रिबन वगैरह लगा के तो वो खूबसूरती हो जाती है, वो बनाते हैं। ये अभी तो धागे का काम हुआ हुआ है, लेकिन कुछ चिकें ऐसी भी हमने देखी हैं जिनके ऊपर शीशे भी लगे हुए हैं, डिफरेंट रिबन्स लगे हुए हैं और डिज़ाइन बहुत यूनिक किस्म के बनाए हुए हैं। ये प्लेन है, इसमें शीशे का काम नहीं हुआ हुआ। अगर कोई हमें कहता है कि इस पे शीशे का काम कर दें तो फिर रिबन वगैरह लगा के तो वो शीशे वाली भी बना देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, चिक का साइज़ तो मुख्तलिफ होता है, तो उनकी प्राइस किस हिसाब से होती है? एक साइज़ की प्राइस क्या होगी? ये तकरीबन फ़िट का हिसाब होता है, 90 से लेके 100 रुपये फ़िट होती है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 2 दिन के बाद मिल जाती है चिक। ओके ठीक है। ये बताइएगा, सर्दी के दिनों में और गर्मी के दिनों में आपका कारोबार कितना होता है? मतलब सर्दियों में ज़्यादा होता है या फिर गर्मियों में काम ज़्यादा होता है? सर्दी की निस्बत गर्मी में काम ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वैसे भी इसकी खाने की तासीर ठंडी होती है, तो खूबसूरती के साथ साथ ठंडक के लिए भी ये चिक बनवा लेते हैं लोग। ठीक है, खूबसूरती के साथ साथ ठंडक का भी एहसास इस चिक से आता है। ये बताइएगा, अभी ये जो आप कपड़ा लगा रहे हैं, ये क्या कपड़ा है और सारा कुछ आपका अपना ही मटेरियल होता है? हाँ, बाज़ लोगों ने विंडो पे लगानी होती है तो वो गर्मी की शिद्दत होती है ज़्यादा, तो वो कहते हैं साथ कपड़ा भी लगा दें, तो कपड़ा हीट को कम करता है, तो इसीलिए फिर कपड़ा भी लगा देते हैं हम साथ। ठीक है, कपड़ा भी साथ लगा दिया जाता है। अच्छा ये बताइएगा, ये चिकों से तो मैंने देखा कि पंखे बनाए जा रहे हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी बनाई जा रही हैं, डिज़ाइन की जा रही हैं, तो उनकी क्या कीमत होती है और वो कितनी देर में तैयार हो जाती हैं? पंखे भी हम बनाते हैं इसी चिक में डिज़ाइन बना के, तो फिर पंखे के भी बनाते हैं लोग, वो हमसे ले जाते हैं होलसेल में, तो वो भी उसके लिए भी 4-5 रोज़ का टाइम होता है, फिर बन जाते हैं पंखे में। पंखों के अलावा क्या कुछ बनाया जाता है? और डेकोरेशन पीस है हमारे पास, ये पतंग है, सुराही है, गुड्डी है, ये दीवारों पे हैंग करने के लिए लोग लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए, हैंड डेकोरेशन के तौर पे। हाँ जी, डेकोरेशन। तो अच्छा ये बताइएगा, ये जो चिक है इसको जाय नमाज के तौर पे भी बनाया जाता है? जान नमाज के तौर पर भी बनाया जाता है। जान नमाज के लिए हमारे पास चटाइयाँ अलग सी भी हैं, उसके नीचे फोम लगा के तो वो नमाज के लिए भी चटाई भी बनाई जाती है। तो ये जो काना और ये जो आप बता रहे हैं लकड़ी, छोटा सा जो लकड़ी का एक पीस लगाते हैं, ये कहाँ से आप लेते हैं और कितने में आपको पड़ता है? ये तो काफ़ी दूर से लाना पड़ता है सामान जो है, ये उधर से इकट्ठा करके तीलियाँ वगैरह फिर लाते हैं, फिर कारीगरों को इधर बिठा के फिर डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बना के तो फिर उसका साइज़ निकालते हैं, फिर कस्टमर का जो साइज़ आता है उस साइज़ के मुताबिक हम उसे बना देते हैं,
वो टाइम ले लेते हैं 3 से 4 रोज़ का, 2 रोज़ का, उसमें बन जाती है। अच्छा, ये तो बिल्कुल बारीक जो लकड़ी की हैं स्टिक्स, उनका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ मैंने देखी चिखें जो कि चौड़े ही लकड़ी के स्टिक्स भी बनाई गई हैं, वो भी खुद तैयार करते हैं आप लोग? हाँ जी, वो भी करते हैं हम तैयार। उसमें कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है? उसमें वो प्लाई और चिप बोर्ड की लकड़ी होती है, वो उससे आरी से कटवा के तो फिर उसकी चिक बनाई जाती है, उसमें भी है ये हमारे पास। ओके, कितने में पड़ जाती है आपको? वो इसकी निस्बत महंगी पड़ती है, ये अगर 100 रुपये फीट है तो वो 250 रुपये फुट पड़ती है। वो ज़्यादा महंगी क्यों? उसकी कास्ट ज़्यादा महंगी आ जाती है, वो लकड़ी महंगी आ जाती है, काने की निस्बत ना वो महंगा है ये सब। अच्छा, ये एक जो चिक आप बना के देते हैं, ये कितना टाइम निकाल जाती है? ये तकरीबन एक चिक जो है ये 3 से 4 साल बाद आसानी निकलती है, अगर कमरे के अंदर लगी रहे तो ज़्यादा अरसा भी निकाल जाती है, 5 साल भी। ठीक है जी, तमाम डिटेल्स आपको बताई हैं कि एक जो चिक है वो तकरीबन 3 से 4 साल अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो निकाल जाती है। और अब चूँकि इन चिकों को मुख्तलिफ डिज़ाइंस के तौर पे भी, मुख्तलिफ डेकोरेशंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए। न सिर्फ चिकें बनाई जा रही हैं बल्कि मुख्तलिफ जो डेकोरेशन पीसीज हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। तो आज डिटेल्स चिकों के बारे में मैंने आपको बता दिए, तो आपने भी अपने घरों में पर्दे लगाने की बजाय इन चिकों का इस्तेमाल करना है ताकि घर की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएं। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें, दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, खाना हमारा रेडी हो गया। हमने सोचा कि जाते जाते आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा दी जाए। मुबीन सलीम शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, खाना रेडी हो गया? जी बिल्कुल, खाना रेडी हो इसकी गया। ज़रा हमें फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें। और आपने ये जो कबाब मसाला है इसके ऊपर क्या किया है? अच्छा, अभी आप क्रीम ऐड कर रहे हैं? जी, इसके ऊपर सिर्फ हल्की सी क्रीम आएगी, वो भी सिर्फ मिक्स करते हुए कबाब के साथ बाइट में ना। ओके, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो हमारे पास इस पे डाटा भी रेडी हो गया है जी। इसको हम किसके साथ सर्व करेंगे? इसको ब्रेड के साथ और राइस के साथ, दोनों में से एक ऑप्शन के साथ सर्व किया जाता ओके, है। और अभी आप ब्रेड के साथ जी, सर्व अभी कर हम रहे इसको पीटा ब्रेड के साथ करेंगे। हैं? पीटा ब्रेड के साथ करें। और इसको आपने थोड़ा टोस्ट किया है? जी पैन बिल्कुल पे? जी। इस और इसमें ना इसका जो बिल्कुल स्मोक सा फ्लेवर होता है, जिस तरह के जली हुई ब्रेड होती है ना, हाँ। उस तरीके से इसको खाया जाता है। अच्छा, वाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्लेवर अमेरिकन जितने भी फ्लेवर्स हैं ना, सारे हॉट है और स्मोकी फ्लेवर है टोटली। ओके, जी चलें जी, ये भी प्रेजेंट हो गया हमारे पास। जो इस पे डाटा है वो भी रेडी हो गया है। और हमारे पास कबाब मसाला, दम कबाब मसाला, वो भी रेडी हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग, बेहतरीन हो गया जी। पीटा ब्रेड के साथ सर्व किया। और शेफ़ मुबीन बड़े अच्छे खाने बनाते हैं जी। शेफ़ मुबीन, आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? अभी तक तो लाइट सा ही है, सिर्फ मुबीन और सलीम के नाम से। ओके, लवली। चले जी, ये फाइनल प्रेजेंटेशन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और इतनी अच्छी आपने रेसिपीज़ हमें बताई, हमारे लिए खाना बनाया। और उम्मीद करते हैं आपको आज का शो हमारा अच्छा लगा होगा। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।